वो चैप्टर जो तुम्हारा था 2 खत्म हो गया, उसमें से जो भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आगे क्लास में। लेकिन आज हम लोग अकाउंट्स की पीडब्ल्यूडी शुरू कर रहे हैं। नहीं सर, सेकेंड यूनिट का जो ऑब्जेक्टिव बनेगा ना उसका वीसीएस पर डाल दीजिएगा टेस्ट। हाँ हाँ, वही बनाएंगे आज। ये हो हाँ सकता है सर। कि उस पर बना बना करके सब टेस्ट आज डालेंगे उसमें विशेष पर। और रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है ना कि रिकॉर्ड भी नहीं हो रहा है। हाँ सर। तो ऐसा हो सकता है कि एक कौन तो आता है, कौन ऐप तो आता है एगो टीचमेंट कैसे करके टीचिंग आता है? मी इम्पोर्टेंट टॉपिक इन पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। जिस तरह से टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट आता था, उसी तरह से भी एक अकाउंट भी जो है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये पैसे से संबंधित है। बिना पैसा का तो कुछ हो नहीं सकता है। अकाउंट्स आर को रिलेटेड टू वर्क एज ईच वर्क नीड्स मनी। स्वाभाविक है कि हर वर्क के पीछे तो मनी चाहिए फॉर इट्स कंप्लीशन एंड कैरिंग आउट ऑफ एनी प्रोजेक्ट इन पीडब्ल्यूडी। क्योंकि जब तक आपके पास ये नहीं रहेगा, ऐसे नहीं रहेंगे, तो कोई भी प्रोजेक्ट आप ना ही समय पर पूरा कर पाएंगे। और किसका मैसेज आ रहा है? एक मिनट। इफ द अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर इज नॉट केप्ट देन देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ एडजस्टिंग ऑफ फंड विदाउट कंप्लीशन ऑफ वर्क। अगर आप अकाउंट के बारे में क्लियर नहीं रखेंगे कि हमारे पास कितने पैसे हैं, क्या है, किस आपका आइटम में कितना खर्च हो रहा है, तो वैसी परिस्थिति में आपका जो है कि फंड ही खत्म हो जाएगा और आपका काम भी पूरा नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप जब भी एस्टीमेट बनाते हो तो आप ये देखते हो कि किस आइटम का कितना क्वांटिटी है और उसमें कितने पैसे लगेंगे। तो अगर आप पैसे का हिसाब किताब नहीं रखते हो रनिंग वर्क में, जब काम हो रहा है, तो उस परिस्थिति में ऐसा होगा कि बहुत सारे काम में आपके पैसे खर्च हो जाएंगे और वर्क भी पूरा नहीं हो पाएगा। The total revenue and expenditure of a हेलो सर। हाँ बोलो। सर आलोक। And expenditure of a state is controlled by account general। जैसे जितने जो भी स्टेट होते हैं हमारे कंट्री में, तो इन सबका जो कंट्रोल होता है अकाउंट, वो हर स्टेट का जो राजधानी होता है वहीं एक अकाउंट जनरल का ऑफिस होता है जो पूरे स्टेट को कंट्रोल करता है। ईच डिपार्टमेंट इन द स्टेट कीप्स द कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड इज आंसरेबल टू एजी फॉर एनी क्वेरी रिगार्डिंग अकाउंट्स। है ना, कि आप जितने भी ऑफिस हैं, ये जितने भी ऑफिस आपके, जैसे आप बिहार में हो तो बिहार में जितने भी ऑफिस हैं, सब जगह कुछ ना कुछ गवर्नमेंट जो है सो, हर जगह गवर्नमेंट जो है सो क्या करती है कि पैसा कुछ सैंक्शन करती है उस डिपार्टमेंट के द्वारा खर्च किए जाने के लिए। चाहे उस डिपार्टमेंट का जो खर्च होगा, तो उन सारे का हिसाब किताब जो है वहां के जो हेड होते हैं उनको देना होता है। सब हर चीज का रिसिप्ट जो है कि उनको वाउचर वगैरह बना करके सारे चीज को उनको, जब आपका मार्च का महीना जब आता है उसके पहले उसको भेज देना होता है कि मार्च तक हमारा, मार्च के महीने में भेज देना होता है कि मेरे टोटल जो खर्च है इस वित्तीय वर्ष का यही है। और अगर उसमें वो क्वेरी करना चाहते हैं अकाउंट जनरल के द्वारा, चाहे उनके द्वारा गठित किसी कमेटी के द्वारा, तो उस परिस्थिति में उनको वहां बुलाया जाता है, या तो फिर वो यही भेजते हैं कि जैसे ऑडिट होता है, एक ऑडिट भी होता है कि आपने जो खर्च किया वो सही रूप से किया है कि नहीं।
कि आपने पैसे का मिसयूज किया है, जो भी आपने खर्च किया उसका रिसिप्ट है कि नहीं है, ऑथेंटिक जीएसटी का टैक्स आपने पे किया है या नहीं किया है। तो हर वर्ष जो है ऑडिट भी होता है किसी भी खर्च का, और ऑडिट में ही बहुत से लोग जो है पकड़ाते हैं कि इन्होंने नाजायज तरीके से खर्च किया है, ना ही इनके पास रिसिप्ट है, और इस फंड का पैसा उस फंड में ट्रांसफर करके इन्होंने ऐसे किया है वैसे किया है। जो भिन्न भिन्न गलतियां रहती है वो ऑडिट में पकड़े जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई भी फंड अगर गवर्नमेंट हमें दे रही है तो उसका हम जैसे पाएंगे वैसे खर्च कर पाएंगे। उसको आपको जिस जिस मद में फंड दिया जाएगा उसी उसी मद में खर्च करना है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इधर उधर करते हैं, तो ऑडिट में वो पकड़े जाते हैं और उस उनको जेल भी हो सकती है, सस्पेंशन भी हो सकती है, बहुत सी चीजें होती है। March 31 of each year is closing day of accounts for all government department। जो 31 मार्च होता है वो उस दिन तक जो है कि माना जाता है कि ये आपका जितना भी अकाउंट्स का जो ट्रांजैक्शन वगैरह हुआ था, जो भी हुआ था, वो क्लोजिंग डेट है। वहां तक का हिसाब किताब आपको सबमिट करना होगा, उसके बाद आपको आगे के खर्च के लिए पैसे मिलेंगे। ईयरली स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन इज सेंड टू एजी। जैसे से आप खर्च किए तो उसका स्टेटमेंट भी बना करके आपको एजी के पास जमा करना होगा। उसके लिए ये जो खर्च किया जाता है एक्चुअल में जो किसी भी डिपार्टमेंट में, तो उसके लिए एक देखिए ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर होता है। एक्चुअली वो जो इंस्टीट्यूट का हेड होता है उसी को ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर कहते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म डीडीओ कहा जाता है। कि काम तो सारे लोग करते हैं, लेकिन पैसे का जो चीज होती है कि जब पैसा जब भी होगा तो उनके आदेश से ही निकलेगा, जिनको हम लोग डीडीओ बोलते हैं, ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर। जैसे हमारे कॉलेज के डीडीओ जो है सो प्रिंसिपल होते हैं। उसी तरह से जो आपके कोई डिपार्टमेंट, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिवीजन, रोड कंस्ट्रक्शन डिवीजन, तो वहाँ के होते हैं डीडीओ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होते हैं। तो ये हर जगह जो होता है कि ये डीडीओ ही इस पैसे को खर्च करता है, उसी के आदेश से हो सकता है। काम भले ही सारे लोग कर ले, लेकिन उनके ही साइन के द्वारा आपका जो है सो पैसा निकलेगा। All accounts and transactions are kept and recorded in prescribed forms as specified in PWD। जो अकाउंट्स और ट्रांजैक्शन जितने होते हैं वो, और उस चाहे जो भी आप खर्च किए हैं, जिस जिस ईयर में, क्वांटिटी, नेम ऑफ आइटम जो भी है, वो जो है कि पीडब्ल्यू के द्वारा जो है बहुत सारे फॉर्म दिए गए हैं, उनमें उसको प्रिस्क्राइब कर करके और उसका जो है डॉक्यूमेंट्स को रखा जाता है। और उसी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर लास्ट में जो है कि जो स्टेटमेंट बनाया जाता है, तो हर महीने का उस फॉर्म से देखते हुए आप स्टेटमेंट बनाते हैं और उसी स्टेटमेंट को आप एजी के पास भेजते हैं। ईच ऑफ दिस फॉर्म्स आर गिवन ए नंबर, है ना, हर फॉर्म पर एक नंबर दिया जाता है। जनरली देयर इज 15 फॉर्म्स व्हिच आर फॉलोइंग। जनरली 15 फॉर्म्स ऐसे हैं जो आपको नीचे दिए हुए हैं, कि जैसे मेजरमेंट बुक, इसको बोला जाता है फॉर्म नंबर 23। नॉमिनल मस्टर रूल, इसको बोला जाता है फॉर्म नंबर 21। इम्प्रेस्ड कैश, इसको बोला जाता है फॉर्म नंबर 02। इम्प्रेस्ड कैश शायद आप लोग इसके पहले भी पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? नहीं सर, इम्प्रेस्ड कैश पहले नहीं पढ़े आप लोग। हाँ, इस सारे का हम लोग एक एक करके सभी का बारे में जानेंगे कि कौन क्या है, किससे क्या होता है। कैश बुक फॉर्म नंबर 01। रजिस्टर ऑफ स्टॉक रिसिप्ट इशू फॉर्म नंबर 8। फर्स्ट एंड फाइनल बिल
फॉर्म नंबर 24, रनिंग अकाउंट बिल ए फॉर्म नंबर 25, रनिंग अकाउंट बिल बी फॉर्म नंबर 26, फाइनल बी फॉर्म नंबर 26। इस तरह से आपको फाइनल बिल सी फॉर्म नंबर 27, हैंड रिसिप्ट फॉर्म नंबर 28, इन सारे फॉर्म्स का प्रयोग हमारे जो है सो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में होता है। जहां भी कोई अगर वर्क एक्सिक्यूट होता है तो इन सब का प्रयोग करीब करीब हो ही जाता है। वो डिपेंड करेगा कि काम के क्वांटिटी पर, कि काम आपका कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। तो हम लोग इन सारे फॉर्म्स के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे अगले क्लास में, और सारे के बारे में हमको जानना है। चूंकि आपको इस पर भी नोट्स लिखने के लिए आ सकता है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन मेजरमेंट बुक, नॉमिनल मास्टर रोल, हैंड रिसिप्ट, तो इसके बारे में हम लोग हर फॉर्म के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है नॉमिनल मास्टर रोल, NMR। मास्टर रोल भी एक होता है, एक नॉमिनल मास्टर रोल भी होता है। तो मास्टर रोल फुल फॉर्म होता है और उसको हम लोग नॉमिनल मास्टर रोल, उसी में एक होता है पार्ट, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसका है फॉर्म नंबर 21, जो उस पर ऑलरेडी प्रिंटेड रहेगा, फॉर्म नंबर 21। डिफिनीशन: master roll is the basic record of payment made to daily labor on the execution of work। एक्चुअली जो है कि डेली लेबर के लिए प्रयोग में लाया जाता है, कि जैसे अगर आप कोई काम कर रहे हो, जनरली देखा गया है कि आपको जो सीमा बॉर्डर पर जो है कि बहुत सारे काम जो है सो डेली लेबर पे होता है। क्योंकि उसका ऑडिट वगैरह भी नहीं होता है, ऑडिट से बरी किया गया है। और वहाँ जो है कि अब कोई आपका सीमा पर पहाड़ है, तो पहाड़ पर अगर मान लीजिए कि ये हो गया, लैंडस्लाइड कर गया है, अब रास्ते में लैंडस्लाइड कर गया है, तो उस परिस्थिति में आपको जो है कि लेबर लगाना होगा, लेबर लगा करके हटाना होगा, JCB लगाना होगा। तो सीमाएं पर बॉर्डर पर बहुत सारे काम जो है चलते रहते हैं डेली लेबर का, तो वहाँ सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग होता है। ऐसे जो हम लोग का इनर पार्ट ऑफ कंट्री है, इसमें तो मोस्टली जो है कि टेंडर के थ्रू जो है किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को वर्क दे दिया जाता है और वो वर्क के अनुसार अपना बिल लेता है। लेकिन बॉर्डर पर जो है कि डिपार्टमेंटल बहुत सारे वर्क होते हैं जो डेली वेजेज लेबर के द्वारा लिए जाते हैं। कहाँ था सर, भी ज्वाइन कर रहा है और इसका भी हुआ। तो मास्टर रोल समझे कि एक्चुअल में ये लेबर का है, ये तय है, इसमें है कि लेबर जो डेली लेबर आप यूज करते हैं उसी के लिए जो है सो मास्टर रोल बना हुआ है, ये फॉर्म बना हुआ है, इससे आप डेली का वर्क लेते हैं और इसकी एंट्री करते हैं। इन केस ऑफ डिपार्टमेंटल वर्क, है ना, ए रिकॉर्ड हैज टू बी मेंटेन्ड फॉर द लेबर। कोई भी डिपार्टमेंटल वर्क करवाते हैं तो उसके लिए आपको एक रिकॉर्ड रखना होगा, लेबर के लिए, मैसन के लिए, कुली के लिए, कारपेंटर के लिए, एम्प्लॉयड ऑन ईच डे, जो प्रत्येक दिन आप जिसका यूज कर रहे हैं तो उसका रिकॉर्ड रखना पड़ता है। दिस इज अचीव्ड बाय मेंटेनिंग द मास्टर रोल। ये रिकॉर्ड कैसे, इसको जब मास्टर रोल पर इसको जब उसमें एंट्री करते हैं तो ये अचीव हो जाता है। हमें ऐसा कॉलम उससे बना रहता है जिसमें आपको सबका नाम लिखना पड़ता है, सबके पिता का नाम लिखना पड़ता है, किस दिन काम किया, क्या रेट है उसका, है ना, वो सारी चीज लिखने पड़ते हैं। वो आपका फिगर हम आपको भेजेंगे। The attendance of the labor is kept in master roll, form number 21, by the junior engineer or by his authorized agent as work supervisor। या तो ये काम जूनियर इंजीनियर द्वारा किया जाता है या उनके द्वारा कोई अगर जो है कि सुपरवाइजर कोई रखा हुआ है जिसको उन्होंने दे दिया है कि आप करो ये काम। लेकिन जनरली जूनियर इंजीनियर करते हैं, चूंकि नहीं चाह, चूंकि इसमें ऐसा बार्गेनिंग है,
बॉर्डर पर कि एक तो उसका ऑडिट नहीं होता है, तो बहुत सारे जूनियर इंजीनियर वर्क सुपरवाइजर को न दे करके खुद ही एंट्री करते हैं। आप ही के कॉलेज का एक लड़का था बहुत पहले का, तो वो BRO में था, तो वही बोलता था कि सर हम लोग को तो इसमें काफ़ी पैसा आ जाता है, क्योंकि ऑडिट होता नहीं है, साइट पे हम ही लोग रहते हैं। अब मैंने अगर 50 लेबर का मास्टर रोल में ये किया है और रखे हुए हैं 30 लेबर, तो 20 लेबर का पैसा उसके पास आ जाता था। और जाली वो साइन, जाली थंब इम्प्रेशन करके करवाता था। तो इसीलिए हर जूनियर इंजीनियर चाहता है कि मैं खुद से ही इसको एंट्री करूं मास्टर रोल में। The attendance of labor is checked and initiated by assistant engineer या सब डिविजनल ऑफिसर और डिविजनल इंजीनियर frequently during their inspection। अगर असिस्टेंट इंजीनियर उस समय आ जाते हैं या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आ जाते हैं, जब वर्क चल रहा है आपके लेबर लगे हुए हैं डेली लेबर, तो उस समय आ करके मास्टर रोल में उनको भी इनिशियल करना होगा। उसी समय वो चेक कर सकते हैं कि आपने जो एंट्री किया है, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं कि एंट्री हम बाद में करेंगे, वो नहीं करेंगे। जब आप लेबर लगाए हुए हैं तो आपकी उसकी एंट्री चाहिए। और उसी ड्यूरिंग द वर्क अगर कोई भी हायर अथॉरिटी आते हैं, इसमें असिस्टेंट इंजीनियर हो गए चाहे डिविजनल इंजीनियर हो गए, तो आ करके वो चेक कर सकते हैं और वहां पर वो इनिशियल करेंगे। उनका भी कॉलम बना होता है जिसमें वो मास्टर रोल में कॉलम बना होता है जिसमें वो इनिशियल करते हैं। द लेबरर आर प्लेस्ड पेड वीकली, है ना। इस लोग को जो है कि वीकली भी आप पैसा दे सकते हैं, उसी दिन शाम को भी दे सकते हैं, मंथली भी दे सकते हैं, या काम पूरा होने के बाद भी दे सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका लेबर के साथ म्यूचुअल कैसा है। अगर कोई लेबर चाहेगा कि नहीं हम डेली ही लेंगे, तो उससे साइन करवा करके उसको पैसा पे कर सकते हैं। अगर आपने एक ग्रुप बना दिया है जिससे आपने डेली लेबर लिया है, तो वो जो ग्रुप बना हुआ है जिसके पास लेबर लाइसेंस है, तो उससे आपने ग्रुप ले लिया है कि इतना लेबर हमको आप सप्लाई कीजिए, है ना, तो उतना लेबर वो सप्लाई करता है। और लेकिन पैसे उसमें लेबर ही के साइन के बाद नहीं कि अगर किसी आदमी से आपने बोला कि हमको 30 लेबर चाहिए, तो उसने 30 लेबर ला के दिया तो वो साइन करके पैसा ले जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मास्टर रोल में है कि हर का नाम का एंट्री होता है और हर का साइन होना चाहिए। भले ही आप उसमें ग्रुप का लिख दें कि ये ग्रुप जो है फलना सिंह का ये ग्रुप है, चाहे किसी नाम से वो अपना किए हुए वो लिख दीजिए, लेकिन उनके जितने लेबर रहेंगे उनका साइन उसमें होना चाहिए। तो आप उसको डेली भी दे सकते हैं कि चलो काम खत्म हो गया तो शाम को दे दिए, वीकली भी दे सकते हैं, मंथली भी दे सकते हैं, या वर्क पूरा होने के बाद भी दे सकते हैं, एज पर रिक्वायरमेंट। आफ्टर इनिशियल ऑफ डिविजनल ऑफिसर, it is checked by clerk and then asked by divisional officer and at least pay order for labor। अब होता क्या है कि आपको शाम को पैसा उसको देना है, तो जितने लेबर काम किए कर रहे हैं वो सबसे पहले जाएगा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास, वो मास्टर रोल, तो उसमें वो इनिशियल करेंगे कि हाँ ये वर्क मेरा चल रहा है, ये इनिशियल हो गया। इनिशियल होने के बाद तब वो चेक किया जाता है क्लर्क के द्वारा कि इन्होंने जो लिखा है कि इतना डेज, इतना रेट, ये सारे रेट इनके हैं कि नहीं, अकॉर्डिंग टू रूल्स जो अभी वेजेस चल रहे हैं गवर्नमेंट के उसके अनुरूप हैं कि नहीं। वो सारे चेक होने के बाद तब फिर से वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास जाता है और तब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उसको जो है डिविजनल ऑफिसर जिसको कहते उसको पास करते हैं, और पास करने के बाद तब एट लास्ट जो है उसका पे ऑर्डर बनता है कि हाँ इतना पैसा इन लोग को दिया जा सकता है। उस स्थिति में लेबर को फिर पेमेंट होता है, चाहे डेली हो
या वीकली हो या मंथली। प्रोसेस यही है कि सबसे पहले जो डिविजनल ऑफिसर हैं, जैसे ही जूनियर इंजीनियर क्या करेंगे कि जूनियर सबका जो है एंट्री कर लेंगे जितने का नाम का है। अगर असिस्टेंट इंजीनियर या डिविजनल चेक करने के लिए गए तो वो भी अपना इनिशियल कर देंगे उस समय। अगर चेक करने नहीं गए तो आपको जो है कि वो मास्टर रोल लाना है डिविजनल इंजीनियर के पास, वो उस पर इनिशियल करेंगे कि हमारा ये काम चल रहा, उनकी जानकारी में हो जाएगी। तब वो जाएगा डिविजनल क्लर्क के पास, है ना। जो क्लर्क होगा वो उसको चेक करेगा कि सारे सही रूप से लिखे हुए हैं कि नहीं, इसमें एंट्री किए हुए हैं कि नहीं। वो जब उस पर चेक करके साइन कर देगा तब फिर वो फिर से जाएगा उस डिविजनल ऑफिसर के पास, तब वो उसको पास करेंगे कि हाँ दैट्स ओके। तब जो है कि इसका पे ऑर्डर स्लिप बनता है और जितना पैसा होता है सबको पे ऑर्डर मिल जाने के बाद सबको पैसा मिल जाता है। The master roll consists of two part, है ना, पार्ट 1 और पार्ट बी। दो पार्ट इसका होता है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 पार्ट ए और पार्ट बी नहीं, पार्ट 1 और पार्ट 2। In first part there are columns and spaces for name of labor। लेबर का नाम के लिए उसका डेफिनेशन, मिस्त्री है कि लेबर है कि कारपेंटर है कि प्लम्बर है, उसका डेफिनेशन। फादर्स नेम, डेट ऑफ अटेंडेंस, रेट्स, टोटल अमाउंट ड्यू टू ईच वर्कर, टोटल अमाउंट ड्यू फॉर होल, सिग्नेचर ऑफ द पर्सन टेकिंग अटेंडेंस, सिग्नेचर ऑफ द ऑफिसर मेकिंग पेमेंट्स। ये सारे कॉलम्स उसमें बने होते हैं। जितने चीज लिखे हुए हैं इन सारे के कॉलम्स उसमें बने होते हैं पार्ट 1 में, है ना। एंड दीज कॉलम्स आर ड्यूली फिल्ड अप। मास्टर रोल should never be duplicate and entries should be made in such a manner that it may not be possible to interpolate or alter them, है ना। तो इसमें जो है कि ये सारे कॉलम्स आपको ड्यूली फिल्ड अप होना चाहिए और ऐसा कुछ भी नहीं ऐसा होना चाहिए कि वो डुप्लीकेट जैसा लगे, क्योंकि सारे एंट्री जो होते हैं वो इंक से होते हैं। कोई अब पेंसिल से एंट्री नहीं कर सकते हैं कि और आपको ऐसा नहीं कर सके। ऐसा नहीं कि आप इतना कम लिख करके छोड़ दिए हैं कि उसके पीछे कुछ लिख सकता है, कुछ आगे लिख सकता है, वैसा कुछ भी नहीं होना। आपका अटेंडेंस, सिग्नेचर, है ना, आपका जो फादर्स नेम, डिजाइनेशन, लेबर का नाम, जो भी है सारे चीज जो इस पार्ट में जो होते हैं, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं नॉमिनल मास्टर रोल। अब इसके बाद पार्ट 2 आता है। तो एक्चुअल में पार्ट 2 में क्या होता है कि पार्ट 2 में जैसे आप कोई काम करवा रहे हैं लेबर से, आपने 50 लेबर लगा दिया है, कोई आप काम करवा रहे हैं, तो तय बात है कि काम की क्वांटिटी होगी। तो काम की क्वांटिटी होगी और उसका कुछ न कुछ अमाउंट आएगा। तो आप जो है कि काम की क्वांटिटी, आप तो मेजरमेंट आपको करना ही करना है। तो जो आप मेजरमेंट करते हो तो उसको क्या करते हो कि मेजरमेंट बुक में डालते हो, मेजरमेंट फॉर्म में डालते हो जो उसकी क्वांटिटी हुई मेजरमेंट की, और तब उसके बाद आप उसको जो उसका रेट होता है उसके अनुसार जो टोटल अमाउंट निकालते हो उसको अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में डालते हैं आप। तो एक मेजरमेंट फॉर्म हो गया, एक अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया, है ना। तो आप मेजरमेंट करके जो आपका अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में टोटल अमाउंट आता है या मेजरमेंट का जो टोटल क्वांटिटी आता है, आपको पार्ट 2 में वो इंगित करना होता है। पार्ट 1 में आपने देख लिया कि कौन कौन से लेबर काम कर रहे हैं, उसका नाम क्या है, उसके फादर्स
का नाम क्या है, कितने दिन उसने काम किया है। और पार्ट 2 में जो है कि आपको लिख के रखना है कि आपका कौन सा काम हुआ, है ना, कि आपने जो कौन सा काम हुआ। तो अगर आपने लेबर चूंकि इस पार्ट 1 में आपको क्या रखना है कि आपको लेबर का जो रेट होगा वो तो डेली बेस पे होगा, लेकिन पार्ट 2 में जो आपकी क्वांटिटी आएगी होलसेल आएगी कि आपका इतना क्वांटिटी काम हुआ। अब आपको देखना ये है कि अगर मैंने 50 लेबर लगाया तो उसकी कॉस्ट कितनी है, और पार्ट 2 में आपको उस वर्क की क्वांटिटी पता है। तो आपने देखा कि पार्ट 2 में हमारी क्वांटिटी इतनी, क्वांटिटी का कॉस्ट मेरा इतना आया। तो आपको क्वांटिटी, जो टोटल क्वांटिटी होता है उसको पार्ट 2 में जो आप मेजरमेंट फॉर्म में रखते हो, तो टोटल क्वांटिटी जो आपका उस दिन का हुआ, मान लो कि आपको किसी भी आपको काम, आपको सपोज करो 100 MQ आपको ट्रांसफर करना है, यही सपोज कर लो कि आपको 100 MQ ट्रांसफर करना है। आपने क्या किया कि पहला दिन आपने 50 लेबर्स आपने लगाए, तो 50 लेबर्स आपने लगाए उस दिन, तो उसका कुछ ना कुछ कॉस्ट होगा। मान लो कि 401 लेबर का है, तो 50 आपने लगाया तो हो गया करीब 20 रुपये। तो अब आपका क्वांटिटी था 100 MQ, तो वो उस दिन जो काम हुआ 20 रुपये का, तो उसमें से जो कितना काम हुआ ये आपको पार्ट 2 में लिखना है कि 100 MQ में आपका मान लीजिए कि 50 MQ काम उस दिन करीब हो गया, तो बच रहा है हमारा 50 MQ। तो आप पार्ट 2 में दोनों चीज को मेंशन करना होगा कि मेरा 50 MQ का काम हुआ है और 50 MQ काम मेरा बच रहा है। फिर आप दूसरे दिन जब लगाएंगे लेबर, है ना, तो वो 100 MQ अगर पूरा हो जाता है तो उस दिन का काम 50 MQ हुआ, लेकिन बैलेंस काम आपका हो जाता है फिर 0। इसका मतलब आपका 100 लेबर से जो है कि वो सारे काम हो गए। तो ये पार्ट 2 में जो है कि उसका क्वांटिटी का जो टोटल क्वांटिटी होते हैं उसी का जो है आपको शो किया हुआ रहता है कि पर डे जो लेबर लग रहे हैं कितने कितने काम कर रहे हैं, और पार्ट 1 में सारे लेबर्स के डिटेल लिखे हुए रहते हैं। क्या कोई समझा कि नहीं भी समझ पाया है? कोई वैसा है जो नहीं समझ पाया हो? बोलो, आवाज नहीं जा रही है? यस सर, जा रही है सर। समझ गए सर। सारे लोग समझ गए ना? कोई नहीं भी समझा है? सारे लोग समझ गए ना? यस। जो नहीं समझा तो बोलना। चलो, सारे लोग समझ गए। जब कोई नहीं बोल रहे हैं तो सारे लोग समझ गए। अब है कि वाटर प्रिकॉशन शुड बी टेकन इन रिस्पेक्ट ऑफ मस्टर्ड रोल, कि मस्टर्ड रोल बनाते समय क्या क्या प्रिकॉशन आपको लेना है। ये सब क्वेश्चन आ सकता है कि वाटर प्रिकॉशन you should taken when you are making mustard roll. The mustard roll should never be made in duplicate, है ना, इसको डुप्लीकेट में नहीं बनाया जाता, जो भी होता है ओरिजिनल होता है। The entry should be made in such a manner that it is not possible to interpolate or alter them. एंट्री ऐसा होना चाहिए कि आप उसको इंटरपोलेट नहीं कर सकते हैं और अल्टर नहीं कर सकते, मतलब एकदम साफ साफ होना चाहिए। एज सुन एज मस्टर्ड रोल इज पास्ड, पेमेंट शुड बी मेड एज क्विकली एज पॉसिबल। जैसे ही मस्टर्ड रोल पास होता है एग्जीक्यूटिव यूनियन के द्वारा, उसका पेमेंट तुरंत हो जाना चाहिए, क्योंकि लेबर का पैसा होता है। Each payment should be initialed and dated by paying officer.
जब भी पेमेंट करना होगा तो उस पर जो पेइंग ऑफिसर होंगे उनको भी इनिशियल करना होगा और उसको तो इनिशियल उससे तो साइन लेना ही होगा। द डिले अटेंडेंस एंड एब्सेंस ऑफ लेबर एंड फाइन्स इफ एनी शुड बी रिकॉर्डेड इन इन। अगर कोई जो डेली अटेंडेंस है जो है कि उसको आपको इंक से ही करना है। कोई लेबर अगर एब्सेंट होता है उसको जो है कि आपको इंक से करना है। कोई लेबर मान लीजिए कि बीच में छोड़ के चला जा रहा है तो आपने फाइन कर दिया कि आज आपको पैसा मैं इतना काट लूंगा, उसको भी इंक से करना है। ये डेली आपका काम होता है मास्टर रोल में। ऐसा नहीं कि एक सप्ताह मैंने काम करा लिया उसके बाद मैं भर रहा हूं, वैसा नहीं। मास्टर रोल के माने कि आपको डेली एंट्री होनी चाहिए। ड्यूरिंग मेकिंग अटेंडेंस in master roll, father's / husband name of workers along with permanent address should be checked, है ना। उसका जो है कि ऐसा नहीं कि फादर्स नेम बदल के कोई लग जा रहा है, कोई हस्बैंड नेम बदल के लग जा रहा है। वो फुल्ली जो है कि आपको चेक करते रहना है कि अगर वही आदमी था तो उसका सेम होना चाहिए। वो सारे चेक होने चाहिए। ऐसा नहीं कि उस स्थिति में क्या होता है कि अगर एक ही नाम का दो व्यक्ति है, अगर आप फादर्स नेम उसका बदल जाने से स्वाभाविक है कि आपको पेमेंट करने में दिक्कत होगी। अगर वो जिसका फादर्स अपना फादर्स का नाम लिख रहे हैं आप उसी का फादर्स का नाम तो ठीक है, नहीं तो अगर इसके फादर्स का नाम लिख तो फिर इसका में पेमेंट चला जाएगा। अगर एक दिन वो नहीं, एक आदमी नहीं आया, दूसरा दिन सिर्फ दूसरा ही आया, तो उस ऐसी परिस्थितियां बनती है कि आपको अपने नहीं भरना, उससे आपको पूछ करके आपका फादर्स नेम बताओ कि कोई गड़बड़ी नहीं हो। ये नहीं कि अच्छा ये नाम है और फादर्स नाम ठीक है भर लेंगे अपने से, नहीं, आपको उससे पूछ लेना है। अगर आपको याद नहीं है कि उसका फादर्स नेम क्या है तो पूछ लेना और सही रूप से भरना है। The unpaid payment should be recorded and amount should kept at deposit and then they should be paid later on by hand receipt। अगर मान लीजिए कि आपका कोई पेमेंट उन लोग का नहीं कर पाते हैं, है ना, तो उनके पास जो है ये जो रिसिप्ट दिया हुआ रहता है, रिसिप्ट, उसके बाद आपको बाद में भी उसका पेमेंट आप अगर उस दिन नहीं लेता है तो आप बाद में पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन मास्टर रोल में आपको मेंशन करना होगा कि आज हमको इतने लोग पेमेंट नहीं लिए, चाहे चले गए किसी भी कारण से, तो आपको मेंशन करना होगा तो बाद में उसको आप पेमेंट देंगे। द लास्ट एमआर शुड केप्ट एज वाउचर फॉर फर्दर इंस्पेक्शन। जो लास्ट एमआर होगा वो फिर जो है कि उसको वाउचर के रूप में रख दिया है। ये हमारा जब जैसे कोई काम हो गया पूरा, आपका मास्टर रोल का जो भी फॉर्म था भरते गया तो एट लास्ट माने लास्ट एमआर नहीं उसको मानिएगा, एट लास्ट की अंत में कि जब आप मान लीजिए कि एक फॉर्म कंप्लीट हुआ, दूसरा हो, किसी भी वर्क में एक फॉर्म कंप्लीट हो गया, फिर दूसरा दिन लेबर लोग आए तो दूसरा भी हो गया। दूसरा दिन नहीं माने एक हफ्ते बाद आए, क्योंकि उसमें कॉलम दिए हुए रहते हैं 1 वीक का, तो एक फॉर्म में 1 वीक का दिया हुआ रहता है। तो 7 दिन काम किए तो वो फॉर्म खत्म हो गया, फिर दूसरा फॉर्म लाए, फिर उसको भरे। तो ये सब जो है पेमेंट इस तरीके से किया है, क्योंकि जब आप स्टेटमेंट देंगे जितना खर्च हुआ है तो उसके अगेंस्ट में आपका जो है यही एमआर रहेगा मास्टर रोल, जिसको आप दिखा सकेंगे। तो मास्टर रोल पर आपका खत्म हो गया। अब आइए मेजरमेंट बुक, इसको फॉर्म नंबर 23 बोलते हैं। मेजरमेंट बुक is an authentic book for PWD and it is used to maintain a count of works and materials
and prepared by junior engineer or assistant engineer. मेजरमेंट बुक क्या है एक्चुअली, कि जो भी आप काम करते हैं या किसी तरह का सप्लाई लेते हैं, तो उन सारे चीजों का रिकॉर्ड कि कितना वर्क हुआ है। जैसे आपका कोई टेंडर आपने निकाल दिया, उसमें बहुत सारे आइटम हैं, अर्थवर्क हो गया, उसके बाद आरसीसी हो गया, उसके बाद फिर ब्रिक वर्क हो गया, तो ये डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स होते हैं। तो इन सारे चीजों को जो आप अकाउंट बनाते हैं वो आप मेजरमेंट बुक में ही बनाते हैं, कि ये काम कितना हुआ। कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी बिल्डिंग बन रही है, तो अगर वो 10 फुट बाई 20 फुट लंबा चौड़ा है, तो अगर पहला दिन उसने काम किया कॉन्ट्रैक्टर ने कि 10 फुट बाई 20 फुट का चौड़ा का मिट्टी निकाला, 3 फुट गहरा, तो आप उसमें एंट्री करेंगे कि जो आइटम नंबर लिख करके उसके बाद उसका देंगे LBH, कुछ भी लिखा हुआ होगा। तो एल अगर आपने 20 फुट दिया, बी आपने 10 फुट दिया, डी आपने 3 फुट दिया, तो इसके बाद आ जाएगी क्वांटिटी, जो मेजरमेंट बुक में आप बना हुआ वो आपको इसमें एंट्री करना है, जिस बुक में, उसको हम लोग मेजरमेंट बुक कहते हैं। और ये जूनियर इंजीनियर या जूनियर के नहीं रहने पर असिस्टेंट इंजीनियर द्वारा ही प्रिपेयर किया जाता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड एज पेमेंट ऑफ ऑल वर्क्स आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट रिकॉर्ड, है ना। क्योंकि ये जो रिकॉर्ड है, तो जिसमें चूंकि आप मेजरमेंट को रिकॉर्ड इसमें कर रहे हैं, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड है। क्योंकि बाद में आप उस समय तो आप उसको नाप करके कितना लंबाई चौड़ाई गहराई है आपने लिखा है, बाद में जब उस पर कंस्ट्रक्शन हो गया तो आपको याद भी रह सकता है, नहीं भी रह सकता है। क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि जो आपका एस्टिमेट बना हुआ है उसके जस्ट इक्वल जो है आपका वर्क हो, उससे चेंज कर सकता है। जो आपने एस्टिमेशन किया है, लेकिन आप एक्चुअल जो मेजर कर रहे हैं वो उसमें चेंजिंग हो सकता है। तो आपको ये मेजरमेंट बुक अति आवश्यक है रिकॉर्ड रखने के लिए। ऑल मेजरमेंट बुक्स आर नंबर्ड serially and registered is maintained in divisional office showing the serial number of, जैसे जितने भी मेजरमेंट बुक होते हैं सब पे एक नंबर दिया हुआ रहता है। अगर नंबर नहीं दिया हुआ है, प्रिंटेड है, तो उसको नंबरिंग कर लिया जाता है, जिसको कि डिविजनल ऑफिसर के पास रख दिया। कवरिंग पेज पर उसका नंबर आपका नहीं डाला हुआ है, तो अगर डाला हुआ है तो ओके है, अगर नहीं डाला हुआ है तो डिविजनल ऑफिस में जो है अकाउंटेंट के द्वारा हर मेजरमेंट बुक पर नंबर डाल दिया जाता है। कराने मेजरमेंट बुक, तो वहां जो है कि अकाउंटेंट जो है उसको नोट कर लेता है, ना से इतना तक मैंने किया है। कि जिससे पता
आवाज कट रहा है सर। अच्छा ठीक। देखो, मेजरमेंट बुक इज एन ऑथेंटिक बुक फॉर पीडब्ल्यूडी, है ना, कि ये एक बहुत ही ऑथेंटिक बुक है। और जो तुम मेजरमेंट फॉर्म जो तुम लोग देखे हो एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में, उसी का बहुत सारे पेज इसमें डाले हुए रहते हैं। मेजरमेंट फॉर्म और अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म का उसी का बहुत सारे पेज को डाल करके ये बनाया जाता है, जिसको हम लोग मेजरमेंट बुक कहते हैं। इसको बोला जाता है फॉर्म नंबर 23। It is used to maintain account of works and materials and prepared by junior engineer और assistant engineer, है ना, कि आप जो भी काम करवाते हो या किसी तरह का कॉन्ट्रैक्टर से सप्लाई लेते हैं आप, तो सारे चीज का अकाउंट इसमें मेंटेन किया जाता है। और ये जूनियर इंजीनियर के थ्रू किया जाता है। अगर जूनियर इंजीनियर नहीं है तो उस परिस्थिति में इसको असिस्टेंट इंजीनियर मेंटेन करते हैं। कि जैसे मान लो कि आप कोई काम करवाते हो, कि कहीं आप कोई अर्थवर्क कर रहे हो, तो अगर वो 10 मीटर बाई 5 मीटर बाई 2 मीटर का अर्थवर्क हुआ, तो अगर आप उस दिन कॉन्ट्रैक्टर उस अर्थवर्क को करता है, तो आप जब करने के बाद क्या करते हो, उसका मेजरमेंट लेते हो। इसने 10 मीटर बाई 5 मीटर बाई 2 मीटर वर्क किया है, और उस मेजरमेंट को आप इसी मेजरमेंट बुक में डालते हो। और ऑथेंटिक इसको इसलिए कहा गया है कि आपका जो है कि ये करंट आप मेजरमेंट लेकर के इसमें एंट्री कर देते हो। क्योंकि ये आप मान के चलो कि आपने जो एस्टिमेट बनाया है उसका सेम टू सेम वर्क एक्सिक्यूट नहीं हो पाता है, कुछ ना कुछ चेंजेस रहते हैं। हाँ, रोड वगैरह की बात दूसरी होती है कि रोड में उसका एक लेंथ फिक्स होता है, उस पर आप जितने लेयर डाल रहे हो, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, टीचिंग जो भी कर रहे हो, जो उसकी विड्थ है उसकी विड्थ को मेंटेन करते हुए उसका लेंथ को पूरा करते हो, तो उसमें एक अलग बात होती है। लेकिन बिल्डिंग्स में क्या होते हैं कि एक्सिक्यूट करने में बहुत सारे चेंजिंग आते हैं, इसीलिए बिल्डिंग वर्क को बहुत माने हार्ड वर्क बोला गया है। और हर कॉन्ट्रैक्टर, जो कॉन्ट्रैक्टर कहा जाता है, कहावत है कि बिल्डिंग का काम कॉन्ट्रैक्टर को खड़ा रह के करवाना पड़ता है, ब्रिज का काम कॉन्ट्रैक्टर को बैठ के करवाना पड़ता है, और रोड का काम कॉन्ट्रैक्टर को सो के करवाना पड़ता है। एक कहावत है ये कि रोड का काम सबसे इजी होता है, उसमें कॉन्ट्रैक्टर आराम से सोया रहता है, अपना उसके वर्कर काम करते रहते हैं। ब्रिज का काम उससे थोड़ा हार्ड होता है, उसमें बैठना पड़ता है और करते रहते हैं। और बिल्डिंग का काम सबसे हार्ड होता है, इसमें कॉन्ट्रैक्टर को खड़ा होकर काम करवाना पड़ता है। तो मेजरमेंट बुक इसीलिए ऐसा चीज है कि इंजीनियर के लिए है कि ये आप अप टू डेट इसे मेजरमेंट करते जाएं, कि आपको कल हो करके अगर कुछ आप मिस भी कर रहे हो तो आप मेजरमेंट बुक में उसे देख लेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड एज पेमेंट ऑफ ऑल वर्क्स आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट रिकॉर्ड। क्योंकि कल होकर के पेमेंट जो है इस मेजरमेंट रिकॉर्ड के अनुसार ही कॉन्ट्रैक्टर को होना है, तो ये रिकॉर्ड जो है सब बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड है। ऑल मेजरमेंट बुक्स आर नंबर्ड सीरियली and registered is maintained in divisional office showing the serial number of each book। होता क्या है इसमें कि आपका जो मेजरमेंट फॉर्म है उसकी नंबर्स ऑफ पेजेस को समरी करके एक बुक बनाया गया। अब बुक का एक कवर पेज होगा जो तो अगर जो बहुत सारे पेज में जो बनाया जाता है, जिसमें हर पेज पर उसका मशीन से लिखा हुआ रहता है 1 2 3 4 5 6, तो आप सपोज कीजिए कि पेज नंबर 1 का 100 कॉपी आपने निकाल लिया, तो वो हमारे 100 मेजरमेंट बुक में आ जाएगा। पेज नंबर 2 का भी आपने 100 कॉपी निकाल लिया, वो भी हमारे 100 मेजरमेंट बुक में आ जाएगा। क्योंकि आपका पेज 1 2 3 4 लगेगा तो एक के बाद एक लगते जाएगा। तो जो उसके अंदर के पेज होते हैं वो मशीन्स के द्वारा नंबरिंग किए रहते हैं।
लेकिन जो टॉप का जो पेज होता है, जो हार्ड उसकी बनी रहती है ऊपर में हार्ड पेज, तो वो जो रहता है, तो कभी कभी क्या होता है कि मशीन से बना लेते हैं लोग, और नहीं तो चूंकि उसके हर मेजरमेंट बुक के लिए एक एक करके, किसी पर 1 पड़ रहा है तो किसी पर 2 पड़ेगा, किसी पर माने 100 बार उस मशीन को प्रिंट करना होगा। जबकि पहले वाले पेज में आपने एक ही नंबर डाला तो 100 कॉपी उसकी निकल गई अंदर का पेज में, लेकिन ऊपर वाले पेज के लिए आप 100 बार उसको पंच करेंगे तो तब 100 कॉपी निकलेगी। तो उस परिस्थिति में क्या होता है कि जो डिविजनल ऑफिस है, वहां जो डिविजनल क्लर्क के द्वारा हर मेजरमेंट बुक पे नंबरिंग कर दिया जाता है कि मेजरमेंट बुक नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 ऑन सो, इस तरह से, और उसकी एंट्री एक रजिस्टर में कर ली जाती है कि हमारे पास इतने मेजरमेंट बुक हैं 1 to 100। तो वही चीज यहां लिखा हुआ होगा, ऑल मेजरमेंट बुक्स आर नंबर्ड सीरियली and a register is maintained in divisional office showing the serial number of each book. Measurement book contains details of actual measurement. तो मेजरमेंट बुक जो आपका मेजरमेंट फॉर्म है उसमें क्या लिखते थे आप, नंबर दिया हुआ रहता था, लेंथ, विड्थ, डेप्थ, ऑब्लिक हाइट एंड क्वांटिटी आप देते थे, या इसमें आप एरिया वॉल्यूम जो लिख सकते हैं, है ना। क्वांटिटी वही होगा, या तो एरिया में आएगा तो वॉल्यूम में आएगा तो नंबर में आएगा, इसी तरह का रहता है बना हुआ। ऑल द पेजेज आर मशीन नंबर, जो अंदर के पेज हैं सब मशीन से नंबरिंग किए रहते हैं। ईच बुक इज प्रोवाइडेड विथ एक्स्ट्रा लीव्स फॉर इंडेक्स फॉर रिव्यू बाय एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स एंड डिविजनल अकाउंटेंट। इन पेजेज के अलावा कुछ उसमें एक्स्ट्रा पेज भी दिए हुए रहते हैं, जो कि अगर मान लीजिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो है कि साइट पे जाते हैं, अगर उनको कोई वर्क उसमें से लगा कि नहीं यहाँ पर कुछ गड़बड़ियां हैं तो उसमें वो नोट कर देते हैं। उसी तरह अगर अकाउंटेंट वगैरह देखता है, उसको चेक करता है, तो उसको कुछ नजर आएगा तो उस लिप्स एक्स्ट्रा जो पेजेस उसमें दिए हुए हैं तो वो लिख सकता, वहां पर लिखता है कि पेज नंबर 4 to 4, इन पेज नंबर 5 एंड पेज नंबर 8, जो भी उसकी गलती उसमें दिखेगा उस पेज में वो लिख देता है कि उसको देख के आदमी समझ जाए कि यहाँ पर हमारी गलती हुई है, इसलिए इसकी क्वांटिटी घट गई या इसलिए इसका अमाउंट बढ़ गया या घट गया। तो वो उसमें एक्स्ट्रा पेज इसीलिए लगाए रहते हैं, वो लास्ट में होता है लगा हुआ, और किसी किसी में फर्स्ट में ही लगाते हैं कि पहले ही वो देख ले कि हमारा क्या, उन लोगों का क्या गया, उसके बाद रहे। A similar register is maintained in the subdivisional office showing the names of officer to whom issued, the date of issue, date of return, है ना, कि जब आपका कोई भी जूनियर इंजीनियर वहां से जब इशू किया जाएगा मेजरमेंट बुक तो उसका नाम लिखा जाएगा कि किस डेट में आपने इसको इशू किया है और किस वर्क के लिए आपने इशू किया है, वो आपका डिविजनल ऑफिस का रजिस्टर में लिखा जाएगा। पॉइंट्स टू बी ऑब्जर्व इन रिकॉर्डिंग मेजरमेंट बुक, है ना, क्वेश्चन ऐसा रह सकता है कि व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी ऑब्जर्व इन रिकॉर्डिंग मेजरमेंट, है ना, चाहे कुछ और भी दूसरे तरीका से क्वेश्चन रह सकता है कि आप क्या क्या देखो, कि आप क्या क्या नोट करोगे कि जब आप मेजरमेंट बुक भर रहे हो तो आप क्या क्या प्रिकॉशन लेते हो, चाहे क्या क्या चीज आप ऑब्जर्व करते हो। देखो, द मेजरमेंट शुड रिकॉर्डेड बाय जूनियर और इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर। Second, the measurement of the works are taken accurately and recorded neatly for the different item of work for the respective units in presence of contract. आपको हर आइटम के लिए, है ना,
अलग अलग, जैसे मान लीजिए कि आप ऐसे करके सोच के चलिए कि आज आपने नोट किया उसमें अर्थवर्क, तो कल जो है कि अब मान लो कि बहुत सारे कॉलम है, वो आइसोलेटेड फुटिंग है, तो स्वाभाविक है कि मान लो कि 100 कॉलम हमें बनाना है, उसके लिए फाउंडेशन आइसोलेटेड फाउंडेशन है। तो उस स्थिति में मान लो कि आज कॉन्ट्रैक्टर ने 50 जो है कि पीठ तैयार किया, तो आप उस दिन मेजरमेंट लोगे तो 50 फीट का लोगे। कल उसने और 50 फीट तैयार किया, तो कल उसने क्या किया कि जो पहला 50 फीट था उसमें उसने सैंड फिलिंग भी कर दिया। तो पहला दिन तो आपने लिया कि उसने 50 फीट का एक्सकेवेट किया, बनाया, तो आपका सिर्फ अर्थवर्क आया। लेकिन दूसरा दिन क्या होगा कि वो 50 फीट तैयार भी किया और सैंड फिलिंग भी किया। तो आपका जो है कि आइटम पहला जो डेट आप डेट डालोगे उसमें, तो डेट में लिखना होगा आपको कि ये काम हुआ, इतना मेजरमेंट आया। सेकंड काम, फिर सेकंड डे आप डेट लिखोगे, ये काम हुआ, इतना आया। इस तरह से सारे काम मेजर्ड करने पड़ते हैं। और तब उसके बाद एट लास्ट जब आप हैं कि आपको पेज नंबर हर पेज को देखते हुए तो आपको क्वांटिटी शो करना पड़ता है। जिस दिन आप पेमेंट करेंगे तो उस समय आपको देखना पड़ेगा कि आपने हर वर्क को कितना 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 किया, और सारे को ऐड करके तब उसमें क्वांटिटी निकाली जाती है। क्योंकि ये तो करंट मेजरमेंट आप लेते जा रहे हैं, तो करंट मेजरमेंट में जो एक अभिव्यक्ति होती है, तो आप आइटम नंबर 1 सबसे लास्ट में आप लिख लिए कितना क्वांटिटी है। फिर हो सकता है कि आइटम नंबर 2 शुरू हो गया, 3 शुरू हो गया, 5 हो गया, फिर कभी न कभी हो सकता है आइटम नंबर 1 भी शुरू हो। जैसे आज हमने माना कि आज मैंने अर्थवर्क किया, तो हो सकता है कॉन्ट्रैक्टर कल नहीं, बाकी इधर का काम पूरा करना शुरू करे, 4 दिन के बाद दूसरा अर्थवर्क करे, तो वो सब रिपीट होते जाता है। तो वो आपको देखना पड़ता है कि आइटम नंबर 1 का कितना क्वांटिटी किस डेट में हुआ था, तो आज ये टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी। और वो जो लास्ट में है वो लिखा जाता है कि लाल पेन से, लाल पेन नहीं, ब्लू पेन से ही, कि पेज नंबर 1 का उतना था, आज इतना हुआ, तो ये दोनों मिला कितना हो गया। फिर आगे चल के अगर वो क्वांटिटी मिलती है तो दूसरे पेज में हो जाएगा। इस तरह से एट लास्ट आप देखेंगे कि आपको सबका जो है टोटलिंग मिलते जाएगा, और उसी अनुसार से मेजरमेंट बुक फिलअप किया जाता है। The measurement of the works are taken accurately and recorded neatly for different item of works for the respective units in presence of contractor। और ये काम आपको कॉन्ट्रैक्टर के प्रेजेंट में करना है। अगर आप सही रूप से करना है तो कुछ भी, उस समय अगर कॉन्ट्रैक्टर ऑब्जेक्ट करता है कि नहीं सर आपका मेजरमेंट सही नहीं है, तो आप उसको बोल सकते हो कि चलो साइट पे देख लेते हैं, नाप लेते हैं, मैं तो नाप ये लाया हूँ मेजरमेंट करके, अगर तो तुम्हें गलत लग रहा है तो चलो। या तो उसका खुद का इंजीनियर है तो वो उसके साथ जाएगा कि नहीं सर यहाँ पर आपने गलती की है, मेजरमेंट आपने सही ढंग से नहीं लिया है। तो आपका वो भी देखना होगा कि उसके सामने आपको मेजरमेंट लेना होगा। प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं। अब नहीं, प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं, क्या प्रैक्टिकली ऐसा होता है? होता नहीं, प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है कि जिस दिन मेजरमेंट होता है तो कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया जाता है, उसके इंजीनियर रहते हैं और दोनों मिल करके नापते हैं। बल्कि ये कभी कभी होता है कि कॉन्ट्रैक्टर के जो इंजीनियर होते हैं, तो जो इंजीनियर काम कम करना चाहते हैं कि चलो पैसा आएगा ही, काम कम करना, लाभ पहुंचाने के लिए, कि उसको उसी के इंजीनियर से मेजरमेंट ले करके उसको एंट्री करके और छोड़ देते हैं। उसी में कभी कभी हमारे जो है डिपार्टमेंट के इंजीनियर बुरी तरह फंसते भी हैं। For the supply of material, the quantities received should measured, weighed and counted as applicable and recorded in MB। उसी तरह से अगर किसी तरह का सप्लाई है
है ना, कि मान लीजिए कि आपका ईंट सप्लाई, ब्रिक सप्लाई है, सैंड सप्लाई है, या एग्रीगेट और किसी तरह का सप्लाई है, चाहे और भी कोई इक्विपमेंट सप्लाई है, जो भी है, तो या तो उसका क्वांटिटी होगा या नंबर होगा, कुछ तो होगा, या वेट करेंगे आप उसको, वेट करेंगे, जिस तरह का जो चीज है ना, जो उस पर अप्लाई हो रहा है, उसको भी आप ये करके उसको आप मेजरमेंट बुक में डाल देंगे। ऑल मेजरमेंट शुड बी रिकॉर्डेड इन इंक डायरेक्टली इन द एमबी एंड नो वेयर एल्स, है ना। जो भी ऐसा नहीं कि पेज पर अभी जैसे होता है कि हम लोग अटेंडेंस पेज पर बना लिए ये कि हाँ सर लीजिए ये वाला पेज है, बाद में हाँ सर ये नहीं बना था, इसका नहीं चढ़ाए थे, चढ़ा दिए, बाद में हो गया। उसमें कि नहीं, डायरेक्ट जिस तरह से रजिस्टर में हम लोग को मेंटेन करना चाहिए, उसी तरह उन लोग को डायरेक्ट जो है कि उसमें मेजरमेंट बुक में ही मेजरमेंट को रिकॉर्ड होना चाहिए, कहीं और दूसरी जगह नहीं। सर एक क्वेश्चन था सर बिफोर, कि सर हाँ बोलो। सप्लाईज ऑफ मटेरियल तो हम लोग शेड्यूल ए में भी सर लिखते हैं कि उसका कितना क्वांटिटी है और कितना कहाँ पहुंचाना है ये सब, तो सर एमबी हाँ में हाँ उसका हाँ, एमबी में उसका रेफरेंस देंगे सर, या पूरा डिटेल्स में लिखेंगे इसमें भी? नहीं, इसमें भी हमको डिटेल्स लिखना होगा, है ना, क्योंकि मेजरमेंट बुक ऐसा चीज होता है ना, मेजरमेंट बुक ऐसा चीज होता है कि अब जहां पर सप्लाई की बात हो वहां पर ये करेंगे। अगर आप जो वर्क एक्सिक्यूट कर रहे हैं, है ना, जैसे मान लीजिए कि जहां पर सिर्फ सप्लाई ही की बात हो, ये मत सोचना कि एक तो हुआ कि आप काम करवा रहे हो बिल्डिंग का, है ना, वो अलग चीज हो गई कि इस बिल्डिंग में जो है कि सप्लाई हुई तो उस फॉर्म ए उसमें डाल रहे हो ए में, लेकिन जहां सिर्फ आपको कॉन्ट्रैक्टर से लेना है कि हमको ईंट सप्लाई कर दीजिए, है ना, अगर वैसी बात होगी कि हमको आप 10 लाख हमको ईंट चाहिए, तो जहां पे सप्लाई की बात है, तो उस स्थिति में जो उसका मेजरमेंट बुक बनेगा, उस स्थिति में जो है कि आपको ऐसा लिखना होगा। जहां एक ही वर्क हो, जहां कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क चल रहा है, वहां बात अलग हो जाती है, वहां शेड्यूल ए शेड्यूल बी सब यूज होता है। लेकिन जहां आपको उसके सप्लाई के बाद उसका एक मेजरमेंट बुक रख करके उसके पैसे को पे कर देना है, वहां के लिए ये बात उठेगी कि आपके जितने सप्लाई होंगे उसको ले करके मेजरमेंट बुक में डाल करके, ना ही कि वर्क एक्सिक्यूट नहीं करेगा, ओनली वो सप्लाई कर रहा है, वो वर्क एक्सिक्यूट नहीं कर रहा। जहां वर्क एक्सिक्यूट करेंगे वहां आपका शेड्यूल ए बी सब प्रयोग में लाया जाएगा। समझे बात को? हाँ सर समझ गए। समझे ना, जहां वर्क आप एक्सिक्यूट करवा रहे हैं वहां बात दूसरी हो जाती है। Directly before taking measurement, the junior engineer should familiar with all terms and condition, है ना, कि आपका जो है मेजरमेंट लेने के पहले आपको सारे टर्म्स एंड कंडीशन माने जूनियर इंजीनियर को देखने होंगे कि किस तरह से हमको लेना है। जो आपका टेंडर फॉर्म में जो भी दिया हुआ रहता है कि किस अनुसार से हमको मेजरमेंट लेना है, किस हद तक लेना है, एमएम तक लेना है, सेंटीमीटर तक लेना है, चाहे तो ग्राम तक लेना है कि किलोग्राम तक लेना है, जो आपको जिस एक्यूरेसी तक लेना है उस एक्यूरेसी को आपको मेंटेन करना पड़ेगा। नो एंट्री शुड बी इरेज्ड, किसी तरह का एंट्री जो आप कर चुके हैं मेजरमेंट बुक में, ऐसा नहीं कि उसको आप मिटा देंगे, उस पर व्हाइटनर लगा देंगे, ऐसा नहीं करना है। अगर किसी तरह की एंट्री आपकी हो गई है गलत, है ना, उस पर, तो आपको सीधे उसको क्रॉस करना है, वो उसमें दिखेगा कि आपने गलती की है वो, और उस पर आपको इनिशिएट करना है। आप फिर हायर अथॉरिटी से, अपना हायर ऑफिसर जो आपके हैं उनसे भी साइन करवा लीजिए कि यहाँ पर मेरी गलती हो गई थी। ये नहीं कि वहां पर हम व्हाइटनर लगा करके उसको छुपा दें, वो गलत माना जाएगा कि आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ी की है। तो नो एंट्री शुड बी इरेज्ड, इफ ए मिस्टेक इज मेड इट शुड बी करेक्टेड बाय क्रॉसिंग आउट एंड करेक्शन दस मेड बीइंग इनिशिएटेड एंड डेटेड, है ना, कि अगर उसको काट करके आप फिर दूसरा बना रहे हैं तो आप उस दिन का डेट देना होगा।
if a measurement book is used by a number of officers, the name and signature with date of the different officers should be recorded at the beginning. अब मान लीजिए कि आप जूनियर इंजीनियर हो, आपने रिकॉर्ड किया, आप शुरू में कॉलम बना हुआ रहता है सबका साइन का भी कि आप इतना तारीख को आपने रिकॉर्ड किया, तो डेट देख करके आपने साइन कर दिया। फिर अगर वैसी स्थिति बनी हुई है कि नहीं, उसको उस वर्क को जो है कि हर कोई जो है मॉनिटर कर रहा है, तो उस स्थिति में वो मेजरमेंट बुक आपसे हायर अथॉरिटी और असिस्टेंट इंजीनियर के पास जाएगा। वो देखेगा कि आपने जो मेजरमेंट किया है वो सही है कि नहीं। अगर उसने आपके मेजरमेंट को मानते हुए कि सही है साइन कर दिया तो ओके है, नहीं तो वो साइट पे जाकर चेक भी कर सकता है। उसके बाद वो साइन करेगा तो वो भी अपना डेट देगा और साइन करेगा। एक्सिक्यूटिव इंजीनियर भी चाहेंगे तो वो भी जो है कि देखेंगे और वो साइन करेंगे। तो ये उस सारे का साइन जो है उसमें शुरुआत में ही बिगिनिंग में रिपोर्टिंग करना रहता है। तो इसमें तो यहीं तक है। उसके बाद और चीज है कि शुड बी रिकॉर्डेड एट बिगिनिंग ऑफ द मेजरमेंट बुक। ठीक है। लॉस ऑफ मेजरमेंट बुक इज सीरियस। अगर मान लीजिए कि आपका मेजरमेंट बुक भूल जाता है तो ये एक बहुत बड़ी चीज मानी जाती है कि मेजरमेंट बुक अगर आपका भूल जाता है तो ये बहुत बड़ी गलती मानी जाती है। माने एक ऐसा चीज माना जाता है कि उसमें सोच लीजिए कितने पैसे का, लाखों करोड़ों रुपए का एंट्री रहेगा, ये बहुत ही सीरियस मैटर माना जाता है। इस परिस्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा कि तुरंत जो है कि आपको हायर अथॉरिटी को रिपोर्ट करना होगा कि सर मेरा मेजरमेंट बुक नहीं मिल रहा है। क्योंकि मेजरमेंट बुक तो आप इशू करवा लेते हैं डिविजनल ऑफिसर से और आपके पास रहती है। अगर आपके पास से गुम हो गई तो वो रिपोर्ट कराना होगा। और अगर ये 5-6 महीना के अंदर इस माने खोजने का वक्त मिलता है, उस समय आपको डुप्लीकेट इशू करवा करके आप मेजरमेंट बुक आप उस पर चढ़ाएंगे और इसको जो है तब तक मैक्सिमम 6 महीने के अंदर आपको खोज लेना है। अगर नहीं मिलता है 6 महीने के अंतर में तो लास्ट में फिर जो है सो उसका एक्सप्लेनेशन आता है, उसके पास अब क्या कार्रवाई होती है और सरकार को भी इन्फॉर्म करना पड़ता है कि ऐसी ऐसी स्थितियां हो गई है। लेकिन अब तो खैर सॉफ्ट कॉपी हो गया है, इसलिए अब उतनी टेंशन नहीं रहती है क्योंकि सब कुछ उसमें भी बहुत लोग कर लेते हैं। लेकिन पहले स्थिति बनती थी कि मेजरमेंट बुक भी गुम हो जाता था कभी कभी। लेकिन इतना इम्पोर्टेंट चीज ये है, इसको आप लोग गुम नहीं कर सकते, बहुत ही सीरियस मैटर माना जाता है। तो यही है इस मेजरमेंट बुक का पूरा कंप्लीट। ये मेजरमेंट बुक क्यों ये है ना। और अगर मान लीजिए कि उसमें कोई पेज आप मेजरमेंट बुक में किसी तरह से छूट जाता है ना, कोई पेज गलती से आप है कि पेज नंबर 1, 2, 3 आपने फिल किया, 4 किसी तरह से खाली ब्लैंक छूट गया, उसके आप चले गए 5 में। उस स्थिति में जो है सो मेजरमेंट बुक में दोनों तरफ से लाइन खींच करके बीच में कैंसिल्ड लिख करके कि कोई बाद में कोई एंट्री किसी तरह का नहीं कर पाए, उसमें लाल कलम से कैंसिल्ड लिख जाता है। अगर किसी तरह से कोई पेज छूट गया है तो कि बाद में किसी तरह का उसमें एंट्री नहीं किया जा सके। और कभी कभी एक ही मेजरमेंट बुक में आपको एक से अधिक वर्क का भी मेजरमेंट नोट होता है। ऐसा नहीं कि एक मेजरमेंट बुक है तो आपका उसमें एक ही वर्क का मेजरमेंट होगा। ऐसा भी होता है कि अब बहुत सारा, मान लो कि 10-20 पेज भरा फिल हुआ, उसका काम कंप्लीट हो गया और वो 100 पेजेस का है, तो 80 पेजेस तो उसमें बचे हुए हैं। उस पोजीशन में आपको उस पेज में भी दूसरे वर्क का भी आप मेजरमेंट डाल सकते हो, बशर्ते उसको आपको रजिस्टर में मेंटेन करना होगा कि ये जो है कितना नंबर का मेजरमेंट बुक में ये वर्क भी चल रहा है और ये फलने इंजीनियर को पहला इशू किया गया था और दूसरे इंजीनियर को इतना डेट में फिर इशू किया गया है। और अगर
मेजरमेंट बुक फिल करते करते फिलअप हो जाता है, भर जाता है, पूरा कंप्लीट हो जाता है, तो आप फिर दूसरा मेजरमेंट बुक लेकर के भी इसका रेफरेंस देते हुए आप उसकी भी शुरुआत कर सकते हो। तो ये था आपका मेजरमेंट बुक का पूरा। सर तो आज इसमें हाँ सर ये ऊपर में फॉर्म नंबर 23 फॉर्म बोलो, नंबर 21 सब क्या इंडिकेट कर रहा है सर? व्हाइट येलो एक नीचे में सर रनिंग अकाउंट बिल ऊपर में नीचे में भी है सर ये सब। क्या क्या बोलो, आवाज नहीं आ रही, ठीक से बोलो तो। सर ये फॉर्म नंबर 23 फॉर्म नंबर 21 ये सब क्या इंडिकेट कर रहा है सर? ये सारे फॉर्म रहेंगे, हम बताएंगे, सारे के बारे में बताएंगे। अभी तो मैंने बताया सिर्फ 2 ही फॉर्म के बारे में, है ना। यस हम सारे फॉर्म के बारे में बताएंगे, जिस तरह से ये बताए ना उसी तरह हर फॉर्म के बारे में बताएंगे। ऐसा नहीं, खत्म नहीं हो गया। यस ये सारे फॉर्म के बारे में, जितने मैंने फॉर्म लिखे हैं ना, कि फॉर्म नंबर 21, 23 है ना, जो भी सारे फॉर्म के बारे में इसी तरह से डिटेल्स बताएंगे। इसी तरह का नोट्स बनाया है, तो तुमको सारे चीजें मिल जाएंगे फॉर्म, है ना। ओके ठीक है ना। हर और अगले क्लास में बताते जाएंगे। सर सर एक मेजरमेंट क्लास है। हाँ हाँ, फिर क्लास है तुम लोग का 12 बजे से 12 ना। बजे से मैम का क्लास है। हाँ, इसीलिए तो Yes, हम sir. हटना चाह रहे हैं। हाँ हाँ, हम सर देख एक रहे हैं डाउट कि- था सर। हाँ सर, बोलो। जैसे कि एक पेज जो हुआ सर मेजरमेंट बुक का, तो उसका जो क्वांटिटी आया सर, तो उसको रजिस्टर में मेंशन करेंगे या अगले पेज में कैरी ओवर करके आगे काम करेंगे सर? नहीं नहीं, कैरी ओवर करके। जैसे मान लीजिए कि पहला पेज में आपका आर्थर का क्वांटिटी आ गया 10 MQ, ठीक है ना। फिर आपको आइटम नंबर 2, 3, 4 आपने फिलअप कर लिया, लेकिन फिर आपका 5वां पेज में आइटम नंबर 1 का भी आ गया, मान लीजिए कि 20 MQ, है ना। ऐसा तो हो सकता है हाँ सर। है ना। तो अब आपने जो लिखा आइटम नंबर 1 का, जो पहले आपका मान लीजिए कि 10 MQ आपने पेज नंबर 1 पर था आपका 10 MQ, आपका पेज नंबर 5 पर आपने फिर जो मेजरमेंट लिया वो 20 MQ हुआ। लेकिन जब आप इसको फिर लाएंगे, पहले वाले को +10 करेंगे, जो बैलेंस करेंगे, तो वो 30 MQ हो जाएगा। तो उस पेज पर आपको लिखना होगा कि पेज नंबर 1 का, उसका लास्ट में जगह छोड़ा हुआ रहता है काफी, है ना। जो दोनों पेज होता है ना, जब जैसे कॉपी खोलते हैं ना, तो पहला पेज इधर हो गया, बायां तरफ हो गया पहला, और दायां तरफ दूसरा हो गया। तो हाँ, मोस्टली आपको बायां तरफ जो है कि वो सब लिखा रहता है, LBH जो हाइट और मेजरमेंट और डिस्क्रिप्शन वगैरह जो है ना लिखा रहता है। और दाहिने पेज में इस तरह का ब्लैंक रहता है कि आप जो क्वांटिटी लाओगे इसके बाद जोड़ करके जो बैलेंस वाला है उसको लिखोगे, तो उस समय टोटल क्वांटिटी तुमको मिल जाएगा। माने पेज नंबर 5 अगर आप पकड़ रहे हैं, तो आपको पेज नंबर 1 का भी क्वांटिटी पता चल जाएगा, क्योंकि जिस दिन आप पेज नंबर 5 आपने रिकॉर्ड किया, तो उस दिन का और जो पेज नंबर 1 का जो बैलेंस है उसको मिला के आपने अगर जोड़ दिया, तो आपको टोटल क्वांटिटी पता चल जाएगा। समझ गए बात को? हाँ समझ गए सर। समझ वही गए ना? सोच रहे थे सर कि अगर टोटलिंग नहीं करेंगे तब तो सर मैनिपुलेशन उसमें हो सकता है बीच में। हाँ हाँ, नहीं तो उसको लाते जाते हैं ना, उसको कैरी हम लोग करते जाते हैं, और हम लोग फिर अपना एस्टिमेट को देखते हैं कि इतना हमारा MQ था वर्क, आज तो मेरा आर्थर कंप्लीट हो गया, है ना। तो हमको निगरानी रहता भी हो जाता है उससे कि मेरा 100 MQ का अर्थवर्क था, तो भाई 90 MQ तो हो गया है, तो हम 90% तो हमने अर्थवर्क कर लिया है, हमको 10% अब बच रहा है। तो वो सारा चीज देखते रहते हैं लोग, वो MB के थ्रू वो बहुत सारे रिकॉर्ड बन जाता है कि हाँ आपने तो 90% काम कर दिया, 10% कल होकर आप देख सकते हैं वर्क पर, आप वर्क के बारे में सुपरवाइज कर सकते हैं कि हम इतना काम मैंने करवा लिया है, तो सारे मेजरमेंट बुक से मिल जाते हैं। ठीक है ना? हाँ ठीक है सर। हाँ, तो लेते हैं अटेंडेंस बोला।